नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन जो 10वां हमारा चल रहा है अंदाज पत्र, उस अंदाज पत्र के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। अंदाज पत्र का अर्थ हमने देखा था। अंदाज पत्र के अंतर्गत जानकारी कौन कौन सी प्राप्त होती देखा था। उसके बाद अंदाज पत्र के उद्देश्य देखे थे। अंदाज पत्र के प्रकार चल रहे थे। उसमें संतुलित और असंतुलित अंदाज पत्र के बारे में भी हमने देखा था। असंतुलित अंदाज पत्र के 2 प्रकार है, उसमें हमने घाटे का अंदाज पत्र देख लिया था और बचत का अंदाज पत्र, जिसके लाभ और हानि का जो मुद्दा छूट गया था उसको एक बार वापस आप लोगों को बता दूं कि भाई अंदाज पत्र के अंतर्गत जो बचत का अंदाज पत्र है उसकी लाभ और हानि, एक पहला जो मुद्दा है वो ये है कि भाई बचत वाले अंदाज पत्र से सरकार मुद्रास्फीति के समय प्रजा के पास से अधिक कर वसूलती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट महंगाई को रोका जा सकता है किसके द्वारा? बचत वाले अंदाज पत्र के द्वारा। नंबर 2, बचत वाले अंदाज पत्र में सरकार की जो खर्च पूरा करने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। मतलब सरकार कर ज़्यादा ले लेगी जिसकी वजह से उनको ये जो खर्च पूरा करने के लिए दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है वो कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, प्रजा पर भविष्य में कर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज ले लिया तो आने वाले समय में कर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। और हानि की जो बात है तो बचत वाले अंदाज पत्र से कुछ एक हानि भी होती है कि सरकार अगर बचत करती रहेगी तो सामाजिक कल्याण है, विक्रय के कार्य उनके ऊपर खर्च नहीं करेगी तो उसका आर्थिक विकास पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब देश के आर्थिक विकास पर उसकी विपरीत असर पड़ती है। 1 नंबर 2, मंदी के समय में भी सरकार बचत वाले अंदाज पत्र के लिए मुद्रा बचा कर रखेगी तो देश के रोजगार, निवेश, उत्पादन, इसके ऊपर भी उसका खराब असर पड़ता है। मतलब बचत वाले अंदाज पत्र के कारण देश के रोजगार, निवेश और उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा, यदि प्रत्येक वर्ष बचत बढ़ती ही जाए तो सरकार उस मुद्रा का करेगी क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो अंदाज पत्र की सबसे बड़ी या बचत के अंदाज पत्र की सबसे बड़ी मर्यादा मानी जाती है। उसके बाद का जो आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का अंदाज पत्र के खाते। तो अंदाज पत्र के खाते की यदि बात करूं तो अंदाज पत्र के जो अकाउंट के आधार पर अगर देखो तो उनके खाते को 2 खातों में विभाजित किया जाता है। एक जमा खाता और दूसरा खर्च खाता। आय जितनी भी है वो जमा खाते में दर्शाई जाती है और खर्च जो है वो उधार खाते में या तो खर्च खाते में दर्शाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखो तो आय का जो हिसाब है, आय का जो हिस्सा है, पहला जो आय का खाता है उसके अंतर्गत की बात करूँ तो अंदाज पत्र के
आय खाते में दो प्रकार की आय होती है। कितने प्रकार की आय? दो प्रकार की आय, एक महसूली आय और दूसरी पूंजी आय। वापस एक बार बता रहा हूँ, अंदाजपत्र के खाते के दो प्रकार, एक जमा खाता, दूसरा खर्च खाता। जमा खाते में आय दर्शाई जाती है, उसमें आय का जो हिस्सा है वो दो प्रकार की आय होती है, एक महसूली आय और दूसरी पूंजी आय। तो महसूली आय में कौन कौन सी आय? तो पहले परिभाषा कि सरकार को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष कर द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसको महसूली आय कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें? सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ के अलावा या तो मुनाफे द्वारा जो प्राप्त आय होती है उनकी गणना की जाती है। पहला परिभाषा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो कर मिलता है उसको महसूली आय कहते हैं। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में मुनाफे के द्वारा जो प्राप्त आय होती है उनकी इसमें गणना की जाती है। क्या क्या आता है सर उसमें? तो कि अलग अलग प्रकार की फीस है, उनका दंड है वगैरह महसूली आय के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो पूंजी खर्च का है। तो पूंजी खर्च के अंतर्गत कौन कौन से खर्च होते हैं? तो सरकार देश के बाजार में से और विदेश में से जो लोन, मध्यस्थ बैंक से जो कर्ज, ट्रेजरी बिलों के विक्रय या तो विनिवेशीकरण के द्वारा जो भी आय प्राप्त होती है वो सब पूंजी खाते में जमा होती है। अर्थात पूंजी खाते में कौन कौन सी आय? देश या विदेश के अंतर से ली गई लोन, मध्यस्थ बैंक से लिया गया कर्जा, ट्रेजरी बिलों का विक्रय और विनिवेश की जो भी आय होती है वो तमाम प्रकार की आय को पूंजी खाते में दर्शाया जाता है। मतलब वापस अंदाजपत्र के खाते के दो प्रकार, एक जमा खाता, दूसरा खर्च खाता। जमा खाते में आय लिखी जाती है, आय दो प्रकार की, महसूली आय और पूंजी आय। अब देखते हैं खर्च। तो उसमें दो प्रकार के खर्च होते हैं। उसमें खर्च का जो हिस्सा है उसमें भी दो प्रकार का खर्च, एक महसूली खर्च और दूसरा पूंजी खर्च। महसूली खर्च की यदि बात करूं तो सरकार विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के पीछे जो अलग अलग प्रकार का खर्च करती है उसको महसूली खर्च कहते हैं। मतलब सरकारी क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च अर्थात महसूली खर्च। जैसे कि सर दूसरा मुद्दा उदाहरण तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन चुकाना, भत्ता चुकाना, राज्यों की मदद करना, संरक्षण के पीछे खर्च करना, लोगों को सब्सिडी देना वगैरह महसूल खर्च के अंतर्गत लिखा जाता है। मतलब दो मुद्दे, एक परिभाषा और कौन कौन से खर्च इसमें गिने जाते हैं। दूसरा है पूंजी खर्च। तो पूंजी खर्च के अंतर्गत कौन कौन से खर्च? तो कि सरकार के द्वारा ऋण का भुगतान, मतलब जो हमने ऋण लिया था, उधार लिया था, उनको चुकाते हैं। ये तो राज्य सरकार या तो अन्य को कर्जा देते हैं या तो सामाजिक या संरक्षण के पीछे अगर पूंजी लगाते हैं तो तमाम प्रकार के खर्च को पूंजी खर्च के अंतर्गत गिना जाता है। इस प्रकार अंदाजपत्र के दो खाते में बांटा जा सकता है। महसूली खाता जहाँ पर आय और महसूली खर्च, और पूंजी खाते जहाँ पर दो प्रकार की पूंजी, महसूली पूंजी और महसूली पूंजी खर्च और महसूली पूंजी आय को दर्शाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के खाते अंदाजपत्र के अंतर्गत होते हैं। अब भारत के विभिन्न स्तर के जो अंदाजपत्र की सरकारों का जो अंदाजपत्र होता है उसमें वो अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन भारत के अंदाजपत्र त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय अर्थात क्या? एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय संस्था। स्थानीय संस्था में तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों का समावेश होता है। केंद्र सरकार किस प्रकार का अंदाजपत्र तैयार करती है उसका उदाहरण बताओ। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के वित्त मंत्री, पहला मुद्दा कि वित्त मंत्री केंद्र सरकार का अंदाजपत्र प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, ज़्यादातर ये फरवरी या मार्च के अंतर्गत फरवरी के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया जाता है और मार्च महीने में इसको संसद में विचारणा की जाती है और 1 अप्रैल से यह लागू होता है।
उसके बाद उसका उदाहरण कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण समझाओ। तो उन उदाहरणों को समझाने के लिए आप लोगों को पेज नंबर 110 और पेज नंबर 111, अब हम तीनों सरकार का अलग अलग अंदाज पत्र केवल पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि भाई किस प्रकार के खाते में किस प्रकार का वो मुद्दा दर्शाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।